हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के आज प्रीवियस ईयर सेशन में हम लोग पॉलिटी के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले कवर कर लिया है। आज हम लोग पार्ट 2 कवर करेंगे जिसमें आपके अप्रॉक्स 40 क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर होंगे 2003 से लेके 2016 तक के। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं जो आपको केवल 16 सेकेंड के वीडियोस में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिए जाते हैं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल की तरफ से। साथ में आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है आपके लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच अंतर का आधार है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन से में आपसे क्या पूछा जा रहा है ये पहले देखिए कि संसदीय और अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है उसके बीच के अंतर का आधार क्या हो सकता है। तो अगर संसदीय प्रोसेस को आप आकर के देखिएगा तो संसद जो है वो 3 भागों से मिलकर के बना होता है, जिसमें सबसे पहले इसमें हमारे राष्ट्रपति साहब आते हैं, ठीक है। दूसरा राज्यसभा आता है और तीसरा जो आता है वो लोकसभा आता है। तो ये जो व्यवस्था है ये संसदीय व्यवस्था है और राज्य में अध्यक्षात्मक व्यवस्था और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर जो पूरे संसद की व्यवस्था है उसमें जो अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षात्मक रूप में जो वर्क होता है, ठीक है, वो लास्ट जो डिसीजन होता है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब का होता है। और राज्य में जो ये प्रोसीजर होता है ये इसके लिए जो लास्ट डिसीजन होता है वो गवर्नर का होता है। तो इसमें जो राष्ट्रपति और राज्याध्यक्ष का चुनाव जो निर्वाचन का प्रणाली है वो संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बीच के अंतर का आधार बन करके आता है। राइट आंसर जो आपका होगा वो ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पहला स्टेटमेंट है कि यह निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में रखवाया जाए। तो इसमें सबसे पहले मैं पहले भी आपको बताता हूं कि जब क्वेश्चन आए तो इसको स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप 2 सेकेंड का टाइम इसमें ले कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्या वो सही ऑप्शन पूछ रहा है या फिर गलत ऑप्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सही कौन सा नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 आपका सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो सूची का पुनर्निरीक्षण सामान्यतः 5 वर्षों पर होता है ये सही है। तीसरा, मतदाता के लिए केवल निर्वाचन फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है, इसको जरा सा डिस्कशन करना है इसके ऊपर। और चौथा जो है कि विरल स्थिति में कुछ अपराधियों एवं विकृत व्यक्तियों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट पर आए तो आपके लिए कंपल्सन क्या होता है कि आपको एक जो है वो फोटो पहचान पत्र जो है उसकी जरूरत होती है, ठीक है, फोटो पहचान पत्र की जरूरत होती है। लेकिन ये आपका वोटर आईडी कार्ड हो ये कंपल्सन नहीं होता है इसके लिए। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। इसके लिए आपका फोटो वाला कोई भी एक पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, आपका पैन कार्ड भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है। आप किसी को लेकर के वोट गिरा सकते हैं बशर्ते कि आपका जो है नाम वो निर्वाचन जो आपको बीएलओ के थ्रू से जो आपको एक कार्ड दिया जाता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है इसके लिए वहां पे आपका निर्वाचन नामावली आपका होना चाहिए, तभी आप किसी भी फोटो पहचान पत्र को लेके अपना वोट गिरा सकते हैं। ये बात आई तो स्टेटमेंट आपका जो ग है गलत है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि धन विधेयक के विषय में प्रक्रिया के सही अनुक्रम को पहचानिए, तो धन विधेयक में सबसे पहले अनुदान के लिए मतदान होता है कि ये जो अनुदान लिया जा रहा है, ठीक है, ये अनुदान सही है या गलत है। फिर इस पे कटौती किया जाता है कि इसमें कितना % या कितनी की कटौती की जा सकती है। फिर इसका एक लेखा अनुदान बनता है और तब जाकर के अगर कभी पैसा इसके ऊपर घटता है तो विनियोग विधेयक की बात आती है। तो स्टेटमेंट जो है आपका ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत का संविधान जो है राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के बारे में किसी खंड का उपबंध नहीं करता है। अब देखिए राष्ट्रपति के कार्यकाल को अधिकतम 2 पदावधि तक निर्बाधित किया गया हुआ है
और निर्बंधित किया गया हुआ है, नॉट निर्बाधित किया गया हुआ है। तीसरा स्टेटमेंट है, इस प्रकार संशोधन किया गया है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में केवल एक पदावधि के लिए अनुमत होगा। और चौथा जो स्टेटमेंट है वो राष्ट्रपति के पद के लिए किसी एक व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। अब एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है कि नहीं, हमें ये देखना है। बाकी तीनों जो स्टेटमेंट है, इस ऊपर के तीनों स्टेटमेंट को अगर आप पढ़िएगा तो अगर आपने राष्ट्रपति वाले चैप्टर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज किया गया हुआ है, इसमें जो है वो आपको इस तरीके के आपके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया हुआ है यहाँ पर, तो उसको आप पढ़िए क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट आंसर देना होगा तो आप इसका आंसर डायरेक्ट घ दे सकते हैं, कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की शक्ति हमारी संसद, हमारी संविधान जो है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये देती है। कंडीशन क्या आता है इसमें कि अब आप दोबारा इसके लिए जो है खड़े नहीं हो चुनाव में, ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है कि अगर आप चाहे तो दोबारा राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वो आप क्या हो सकते हैं, तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। बशर्ते कि टर्म एंड कंडीशन होता है कि 50 व्यक्ति द्वारा समर्थन और 50 व्यक्ति द्वारा उनके नाम को जो है वो क्या होता है कि समर्थन मिलना चाहिए, तभी इस प्रोसीजर को आगे पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित विवादों में से कौन सा एक समाविष्ट नहीं है। अब आर्टिकल 131 को अगर हमने जो जुडिशियरी आपको पढ़ाया है मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में, वहां पे आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि ये डायरेक्ट वहीं से आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो प्राइमरी पावर होता है हमारे सुप्रीम कोर्ट का, वो किस किस के लिए होता है, तो भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद आता है तो वहां तो सुप्रीम कोर्ट का पावर है। अब भारत सरकार और भारत के एक या अधिक नागरिकों के बीच में अगर कोई झगड़ा उलझता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये प्राइमरी पावर नहीं होता है। अब एक और भारत सरकार और राज्य सरकार और दूसरी ओर एक से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद आता है तो यहाँ पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट का ये प्राइमरी पावर आता है आर्टिकल 131 के थ्रू। और जो है एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद आता है फिर भी ये जा सकते हैं आर्टिकल 131 के थ्रू डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, इसके लिए आप जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है अगर आप जा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी पावर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम लोग भारत के संविधान में संशोधन विधेयक को कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन अपेक्षित है यदि वह कोई परिवर्तन करने के लिए होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अनुच्छेद 54 में, 7वीं अनुसूची में और संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में। तो कम से कम आधे जो है विधान मंडल के सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। किसके लिए? क्या वो संविधान के अनुच्छेद 54 में अगर अमेंडमेंट करना हो तब होगा, या फिर 7वीं अनुसूची में, या फिर संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व में। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो ख हो जाएगा। अगर इस तरीके के कोई भी प्रोसीजर होंगे तो संविधान के अनुच्छेद 54 में जो है वो अमेंड की बात करता है, या फिर 7वीं अनुसूची में, या राज्य जो संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व है इसमें, तो इसके लिए जो है वो राज्य का जो विधान मंडल होगा उसके कम से कम आधे सदस्यों के थ्रू, ठीक है, ये जो है कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि जितने राज्य है उसके जो विधान मंडल होते हैं उसमें कम से कम आधे राज्य के विधान मंडल के थ्रू इसको समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तभी आर्टिकल 54 में अमेंड किया जा सकता है 7वीं अनुसूची में और राज्यों के प्रतिनिधित्व में। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये आर्टिकल 54 क्या है, 7वीं अनुसूची क्या कहता है, और संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व का यहाँ पे क्या टर्म एंड कंडीशन आता है। ये आपको संसद वाले पार्ट में मिल जाएगा हमारे, ये 7वीं अनुसूची वाला जो टर्म जो हमने बताया है इसमें मिल जाएगा, और आर्टिकल 54 तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस जो हमारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं उसको आप आसानी से पहले कवर कीजिए, फिर इस तरीके के एमसीक्यूज को आप सॉल्व करने के लिए आइए। मैं गारंटी देता हूं 100 में से आप 58 क्वेश्चन को केवल जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो आपके पास आता है स्टेटमेंट वो बोलता है कि संविधान में न तो किसी भी मूल कर्तव्य के प्रत्यक्ष परिवर्तन के भी और न ही उनके अतिक्रमण के निवारण की अनुशक्ति के लिए कोई उपबंध है। दूसरा, कर्तव्य किसी नागरिक के लिए आवश्यक और राज्य को भी इसी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। स्टेटमेंट ही इस तरीके का होता है कि आप सबसे पहले परेशान हो जाए
बाकी अगर इस स्टेटमेंट को आसानी से पढ़िएगा तो ये स्टेटमेंट आपको बहुत ज्यादा उलझा करके दिया जाता है कि आप कैसे भी क्वेश्चन को गलत करें। तीसरा जो स्टेटमेंट है अनुच्छेद 51 का क जो है, इसमें मूल कर्तव्य केवल नागरिक द्वारा परिरुद्ध नहीं है बल्कि सभी व्यक्तियों के लिए है। स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कि सही क्या है यहाँ पर, तो उसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा 1, 2 और 3। तीनों स्टेटमेंट को अगर आप पढ़िएगा और 51 का क अगर आप पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं अनुच्छेद को, तो आपका जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज वो यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा इस तीनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति किसी भी विशिष्ट राज्य के संबंध में भारत के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है तो क्या हो सकता है। स्टेटमेंट ये पूछा जा रहा है आपसे कि राज्य का विधानमंडल स्वतः भंग हो जाएगा, राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा, राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति संसद के हाथ में चली जाएगी और अनुच्छेद 353 स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। स्टेटमेंट जो आपका आएगा वो स्टेटमेंट जो सही होगा वो क हो जाएगा। जैसे ही आर्टिकल जो मैंने 352, 356 और 360 ये तीनों को मैंने पढ़ाया है। 350 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 राज्यों में जो है राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 वित्तीय आपात की बात करता है। तो जैसे ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राज्य विषय पर जो है राज्य वाली सूची जो होता है उस पे जो कानून बनाने का पावर होता है विधि निर्माण का, वो संसद के हाथों में चला आता है। स्टेटमेंट नंबर ग आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस एक विवाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार में सम्मिलित किया था। तो आपका ऑप्शन पहले ही मैंने दे दिया है, ये मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का जो मैटर आया था 1992 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये अपना जो है वो डिसीजन दिया था कि जो राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का जो अधिकार है, ये जीवन के आधार में अधिकार में सम्मिलित होना चाहिए। ये 1992 में आया हुआ था सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट जो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार आपका एक विधिक अधिकार है जो 6 फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद जो है फंडामेंटल राइट के बाद आपका ये जो है वो विधिक अधिकार बन करके आता है। जैसे 300 का क आपका जो है वो विधिक अधिकार है जो संपत्ति का अधिकार है, ठीक उसी तरीके से आपका जो सूचना का अधिकार है ये भी आपका विधिक अधिकार है। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर जब आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में आती है तब लोकसभा की अधिकतम अवधि से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। अब अगर आज मेरा 1 जनवरी है, ठीक है, 1 जनवरी 2020 आता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि भाई साहब अब आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, किसी एक रीजन को कोड करते हुए। अब अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इसकी अवधि को 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अगर 1 साल के बाद जैसे ही इमरजेंसी खत्म होता है तो उसके 6 माह के भीतर जो है वो इलेक्शन करा लिया जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, ये आपका स्टेटमेंट नंबर जो है वो ग सही हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन लागू होता है। तो राज्यसभा में जो 1/3 सदस्य होते हैं वो हर एक 2 वर्ष पे उनका रिटायरमेंट हो जाता है। ठीक है, रिटायरमेंट हो जाता है इनका, तो स्टेटमेंट नंबर ग सही होगा घ। नेक्स्ट देखिए कि मूल कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर हम लोग देखेंगे तो रीट जो आता है आपका, इस रीट के हिसाब से आर्टिकल जो है वो 32 का जो बात है और वर्ड 46 का बात है, ये जैसे ही आप करते हैं तो आ जाते हैं आप रीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ठीक है, और हाई कोर्ट में जारी करवाता है जो रीट, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका जो है वो विधिक अधिकार जो आपका जो ये आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही आप जा सकते हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है वहां पे, और आर्टिकल 146 के थ्रू। अब रीट के बारे में अगर बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जैसे ही वायोलेशन हो जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। लेकिन अगर हम लोग देखें तो
अगर फंडामेंटल ड्यूटीज का किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति पालन नहीं करता है, या उसको अगर कोई व्यक्ति जो है उसको अगर उसके ऊपर कोई इस तरीके का कानून बनाया जाता है जो उससे थोड़ा सा हट करके होता है, तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं होता है जुडिशियरी में। इस कारण से जो है इन्हें नीट आधारिता के माध्यम से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले आपका गलत हो जाएगा। और जब संविधान अंगीकृत किया गया हुआ था तब इसको जो है मूल कर्तव्य को यहाँ पर शामिल किया गया हुआ था, और वह केवल भारतीय नागरिकों के ऊपर लागू होता है। तो 2 और 3 जो है यह सही होगा, इसलिए राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। क्या सॉरी, या राइट आंसर आपका ख हो जाएगा, नॉट ग हो जाएगा, नॉट ख। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर देखेंगे कि संसद की शक्ति जो नया राज्य का सृजन है, पहले तो देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है। तो नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो अब नहीं को खोजते हैं हम लोग। दूसरा, राज्य विधानमंडल की शक्ति राज्य का नाम परिवर्तन में आता है। तीसरा, विधि के समक्ष समानता भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्रत्याभूत है। और चौथा, अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों प्रत्याभूत है। स्टेटमेंट नंबर घ आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अवसर की जो समानता है ये नागरिकों और गैर नागरिकों पर, केवल भारत के नागरिकों को नहीं बल्कि सभी नागरिकों को ये जो है वो प्रत्याभूत होता है। जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति दूसरे जगह से भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं उनको भी अवसर की समानता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया का भाग है? अगर देखेंगे तो प्रस्ताव लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ चेयरमैन को भेजा जाता है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा, प्रस्ताव को स्पीकर या चेयरमैन द्वारा गठित 3 विधिवेताओं की समिति द्वारा जांच की जाती है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यदि 3 विधिवेताओं द्वारा की समिति अनुशंसा करती है तो न्यायाधीश स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा हटाए जाते हैं। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि चेयरमैन होगा या फिर स्पीकर होगा ये हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएगा। इसका पावर हमारे राष्ट्रपति साहब को होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर आपका 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, इसलिए राइट आंसर ख हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया हुआ है, न वो उद्देशिका में है, न वो भाग 3 में है, न 368 में है। 368 की बात कहीं आती ही नहीं है अगर हम लोग संघीय वर्ड की बात करेंगे तो, क्योंकि इससे अमेंडमेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग आधारभूत ढांचा का सैद्धांतिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा आविष्कृत किया गया हुआ है? तो सैद्धांतिक ढांचा जो है, इसका सिद्धांत जो है वो न्यायपालिका के थ्रू जो है वो आविष्कृत किया गया हुआ है। क्योंकि जैसे ही कोई इस तरीके का प्रॉब्लम आता है जिस पर सारे सिस्टम को अगर देखा जाए तो फेल्योर पड़ जाता है, तो फिर इसके लिए उद्देशिका को जो है वो मेन जो है वो माना जाता है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। तो सैद्धांतिक सिद्धांत का जो है इसको आविष्कृत जो है वो न्यायपालिका के थ्रू किया गया हुआ है, और इसे ही प्राइमरी पावर दिया गया हुआ है इसका। जैसे भी कोई अगर विधि का कोई इस तरीके का मामला प्रकट हो जाता है तो यहाँ पे जो है वो न्यायपालिका, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इसके ऊपर जजमेंट लाती है। और जो जजमेंट आता है वो या तो उद्देशिका के थ्रू आता है, या संविधान का जो बेसिक ढांचा होता है उसके थ्रू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान के समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया हुआ था? तो ये रेलवे को नहीं जोड़ा गया हुआ था, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 जब इमरजेंसी के समय में हुआ था उस वक्त परिवार नियोजन को जो है समवर्ती सूची में डाला गया हुआ था, वन को, शिक्षा को, इन तीनों को डाला गया हुआ था, बट रेलवे इसमें नहीं आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा अंतर स्थापित 11वीं अनुसूची राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों का आवंटन करती है तथा 29 विषय सूचीबद्ध करती है। तो 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध किए गए हुए थे? इसके बहुत सारे, ये 29 जो है वो सब्जेक्ट इसमें जोड़े गए हुए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। और ये जो स्टेटमेंट है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक को ही आपको दिया जाएगा, क्योंकि पंचायती राज जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे कभी कभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं।
इसका राइट आंसर आपका जो है वो 1, 2 और 3 हो जाएगा। कौन कौन से विषय जोड़े गए हुए थे? तो लघु सिंचाई, पशुपालन और महिला एवं शिशु विकास, इसको यहाँ पे जोड़ा गया हुआ था। ठीक है, 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है और इसका सत्र अल्प सूचना पर किसी भी समय बुलाया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत के संविधान के अधीन भारतीय संसद के दोनों सदनों के विधि निर्माण की शक्ति समरूप है। विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि राज्यसभा को किसी भी समय, जैसे धन विधेयक में, बहुत कम पावर है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बोले तो विधि निर्माण में दोनों का जो पावर अगर हम इक्वल बोलेंगे तो ये गलत होगा, इसलिए राइट आंसर इसका क हो जाएगा, केवल क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के पुनर्स्थापित किसी विधेयक को अधिनियम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए? तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो आपका क आ जाएगा, 1 और 2, क्योंकि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान करना इसके लिए आवश्यक होता है, लेकिन संसद द्वारा अनुसमर्थन हो जाने पर प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर करना ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये प्रोसेस ही नहीं आता है। बाकी उच्चतम न्यायालय अनुमोदन प्रदान कर घोषणा करेगी कि संसद की अधिकारिता के अंतर्गत है, ये गलत है स्टेटमेंट। ये जो है ये अनुमोदन इसके ऊपर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बाद में जब ये बनता है, जब कानून बन जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करके और राष्ट्रपति का सिग्नेचर जब होता है इसके ऊपर, फिर बाद का जो इससे रिलेटेड जब अगर किसी तरीके का प्रॉब्लम आना होता है तब इसको उच्चतम न्यायालय में डाला जाता है। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आता है तब फिर उच्चतम न्यायालय इसमें इंटरफेरेंस कर सकती है, इससे पहले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों में से क्या उपबंधित होंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है धन विधेयक, विनियोग विधेयक, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ से हर एक बार अराइज होते रहते हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वीवीआई टॉपिक है, इसको आप कवर करते चलिएगा। इसका स्टेटमेंट जो है वो 1, 2 और 3 हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही है। बाकी अगर कहीं पे जुर्माना या अन्य शक्तियों के अधिरोपण की बात आती है तो यहाँ पर इस तरीके के जो पैसे होते हैं ना, इसको कभी भी धन विधेयक में नहीं जोड़ा जा सकता है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। सरकार अगर कर का अधिरोपण में अगर परिवर्तन करती है या विनियमन करती है तो भी उसको धन विधेयक ही माना जाता है। सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन भी जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। और भारत के संचित निधि से आकस्मिकता की निधि की अभिरक्षा भी धन विधेयक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है? तो इसको आप कर लीजिएगा वह। ठीक है, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, बिल्कुल इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का। उसके निर्वाचन सभी निर्वाचित सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। जो कॉलेजियम बनाया जाता है वो ऐसे ही बनाया जाता है। वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है, स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 4। केवल 3 नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के उपबंध के अधीन समता के अधिकार से संबंधित है? तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद आर्टिकल 14 में आ जाता है। लोक नियोजन में अवसर 16 में आ जाता है। अस्पृश्यता 17 में आ जाता है। अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार की बात यहाँ पे नहीं की गई हुई है, इसलिए 1, 2 और 4 जो इसका आंसर होगा वो होगा और राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आता है, इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा 1 और 2, कि एक राज्यपाल जो है ये एक या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे जो उसका वेतन होता है वो उसी अनुपात में दिया जाएगा जिसमें राष्ट्रपति इसको जो है वो क्या करेंगे कि राष्ट्रपति इसको जिस अनुपात में जो है यहाँ पे प्रोविजन में लाएंगे, इसको अगर आप बोलिए तो प्रोविजन में नहीं लाएंगे बल्कि इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसी अनुपात में इनको जो है उसी अनुपात में इनको वेतन दिया जाएगा अगर एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनते हैं तो। राज्यपाल के पास जो है वो राज्य विधि के अधीन दोषी ठहराया गया कोई व्यक्ति है तो उसके दंड को प्रतिलंबन मतलब कुछ समय के लिए रोक देना और परिहार करने की पावर उनके पास होती है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री के सिफारिश पर नहीं होती, बल्कि हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं
उनके सिफारिश पर होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आए हम लोग नहीं वाले बात पे, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा कि यहाँ पे आता है पहले स्टेटमेंट की, इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसको केवल 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास रख सकता है। यदि कोई प्रश्न उपवत होता है कि धन विधेयक है या नहीं है, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, और कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः, ठीक है, पुनः स्थापित पुनर्स्थापित अन्यथा नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर धन विधेयक की बात आती है तो इस पे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी या फिर ज्वाइंट सेशन बैठाने की कोई बात आती ही नहीं है। इसलिए नहीं आती है क्योंकि राष्ट्रपति के पुनर्अनुमति के बाद ही धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। तो स्टेटमेंट आपका ग गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अधीन अपशिष्ट शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ग हो जाएगा 1 और 4, क्योंकि अपशिष्ट शक्तियां जो होती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बाद, जो आपकी संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इसके बाद एक अपशिष्ट जो है वो भी सूची आती है, और इस पे जो पावर होता है वो संघ के पास ही होता है, संसद के पास ही होता है। अब आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इसमें अपशिष्ट शक्तियां जो होती थी वो गवर्नर जनरल के पास सौंपी गई हुई थी। तो ये तीनों जो 1 और 4 स्टेटमेंट है ये सही है, बाकी 2 और 3 जो स्टेटमेंट है ये इसके गलत है। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और महिला, जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकता है। तो 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकता है राज्यसभा धन विधेयक को, अदरवाइज लोकसभा इसको उसी रूप में पास कर देगा जिस रूप में उसको पास करके लाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के जी में दिया गया विनिर्दिष्ट उपबंध किस राज्य को से संबंधित है। तो ये मिजोरम राज्य से संबंधित है, इसको आप आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के क के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो ये जो है वो आपका जो राइट आंसर होगा वो ग हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने के उपबंध में आता है 350 का क। ये स्टेटमेंट बहुत वीवीआई है, ये एग्जाम में 3 बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से एक अनुच्छेद में विधान परिषद के उत्पादन और सृजन के संबंध में जो है वो बंद किया गया हुआ है। तो ये जो है ये आपका 169 में किया गया हुआ है, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन उपबंध किस चीज से उपबंध है 51 का क। तो ये मूल कर्तव्य से संबंधित है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद इसको लाया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जो है वो एंटी डिफेक्शन दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। ये संसद वाले टॉपिक में हम लोग बहुत डीपली पढ़े हुए हैं, तो इसको आप आसानी से कवर कर लीजिएगा। संविधान के संशोधन करने की शक्ति भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत है। 368 जो आपका अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर देता है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क हो जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त जो है वो बैठक बुलाता है। ये हमारे राष्ट्रपति साहब करते हैं, ये हमारे लोकसभा के अध्यक्ष नहीं करते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमारे लोकसभा अध्यक्ष जरूर करते हैं। कटौती प्रस्ताव को किससे उपस्थापन के बाद स्थापित किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे और सामान्य बजट। बजट पेश करने का पावर जो होता है वो हमारे वित्त मंत्री के अलावा रेलवे जो रेल मंत्री होते हैं उनको भी होता है। तो उपस्थापन का जो पावर आता है वो उपस्थापन के बाद मतलब कटौती प्रस्ताव किस उपस्थापन के बाद स्थापित किया जा सकता है। तो ये जो है रेलवे और सामान्य बजट के बाद जो है इसको स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये था आज के वीडियो के लिए जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन तक कवर किया है।
बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। साथ में आप पीडीएफ भी डाउनलोड कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, ये भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे पॉलिटी के 2003 से 2016 तक के जो ऑफिशियल आपके आंसर की के साथ आए हुए हैं यूपीएससी के, उसको हम लोगों ने कवर किया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर से हम लोग नए ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का वीडियो के इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।